आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए। सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस। कुछ लोग जो है ना वो सक्सेस के सपने देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं, उठते हैं और उस सपने के लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो कुछ लोग केवल सपना देखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस सपने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आप किस में हो फ्रेंड्स? ठीक है, ये देखिए, आप लोग केवल सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, और वही चीज हम लोग यहां पर में कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एक मेगा टेस्ट हम लोगों की यहां पर। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जितने भी लोग यहां पर में जुड़े हुए वो सभी लोग फ्रेंड्स एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देंगे। और जिन लोगों ने भी लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन भी जरूर दबाते रहेंगे। आप लोगों के पास में पोल आ चुका है। देखिए, एडी एनो डोमिनी युग को सीई भी कहा जाता है। तो सीई का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आप लोगों ने। ये एक क्राइस्ट ईरा है, क्रिश्चियन ईरा है, कॉमन ईरा है या करंट ईरा है? ये जो मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को उसी के ऊपर में आधारित आप लोगों का एक प्रश्न है। ये जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा कॉमन ईरा। ठीक है, तो सीई बोले अगर आप लोगों से तो उसका मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक है, और सीई से पहले जो था वो था बी सी ई। ठीक है, बीसीई बिफोर कॉमन ईरा। ये याद रखना है आप लोगों ने, बिफोर कॉमन ईरा। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था आप लोगों का। सीई मतलब कॉमन ईरा, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आधुनिक लिपि निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? हमारे भारत की ज्यादातर लिपियां इसी लिपि से जनरेट हुई है आप लोगों की। भारत की ज्यादातर आज जो स्क्रिप्ट है, जो हम लोग लिखने की हमारी पद्धतियां है, वो इसी से जनरेट हुई है। बताइए किससे हुई है? सभी लोग एक बात पूरा जोर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लिपि है जिससे बाकी की लिपियां जनरेट हुई है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है फ्रेंड्स ये सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है हमारे भारत की, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ने लायक लिपियों में सबसे पुरानी है और उसी से बाकी की लिपियां जो है वो जनरेट हुई है हमारी। ब्राह्मी लिपि को हम लोग पढ़ना भूल चुके थे फ्रेंड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ है 1837 में तुम्हारे चचा का लड़का था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, इसने क्या किया फ्रेंड्स, इसने वापस से ढूंढ के निकाला। ओके, वापस से जो है हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग ब्राह्मी लिपि को पढ़ सके। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? फिर से जेम्स प्रिंसेप ने। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ओके, 1837 के अंदर में। अशोका के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हुए थे? अशोका के अभिलेख भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड, जल्दी बताइए। भारत यहां पर में मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? मानव इतिहास का सबसे लंबा वाला युग कौन सा है ये बताना है आप सभी लोगों ने। मानव इतिहास का सबसे लंबा युग पैलियोलिथिक एज, मेगालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो सबसे लंबा वाला जो युग है फ्रेंड्स वो है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक। आप लोग यहां पर में इस डायग्राम को देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सी डायग्राम है। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारा, जब हम लोग नंगू पुंगू पत्थरों के गुफाओं में रहा करते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज में उसको बांटा जा सकता है। इन तीनों एज में से सबसे लंबा जो कालखंड चला है वो चला है आपका पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे लंबा चला है पूरा पाषाण युग। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तीसरे नंबर का ए आंसर है, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण युग आपका। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? चौथे नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पतली परत कौन सी है? ठीक है, तो हमारे पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जा सकता है। एक है सबसे पहली हमारी यहां पर में जो है जिसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर की है मेंटल और अंदर में है कोर। तो सबसे पतली परत जो है ना ये ऊपर वाली वो है क्रस्ट या परपटी उसको कहा जाता है। यहां दिया ही नहीं है क्रस्ट, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है? केवल और केवल 10% लोगों ने सही आंसर लगाया है फ्रेंड्स। ठीक
ठीक है, केवल 10% लोगों ने। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को कि भाई आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। मानते हो कि नहीं मानते हो, रिवीजन करनी है? कितने लोग मानते रिवीजन जरूरी है यहां पर में? जबकि यहां पर में केवल और केवल 8 जो है 14% लोग जो है थे जिन्होंने सही आंसर लगाया। तो क्रस्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्रस्ट जो है ये आपकी सबसे पतली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जो ऑप्शन में ही नहीं दिया था। नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। फिर मेंटल है दूसरे नंबर के ऊपर में, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम 84% वॉल्यूम इसके पास में है, और 15% वॉल्यूम जो है आप लोगों का वो कोर के पास में है, इनर कोर और आउटर कोर मिलाकर, है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, क्रस्ट सबसे ज्यादा पतली होती है, इसीलिए रिवीजन चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स फिर से एक बार देखिए, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है आप लोगों की क्रस्ट है, केवल 1% वॉल्यूम है क्रस्ट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है आप लोगों का जो है कर्क रेखा के सबसे पास में है? ठीक है, तो कर्क रेखा सब कहां से गुजरती है ये बताना है आप सभी लोगों ने। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स आप लोगों की यहां पर में, इनमें से सबसे पास में है विंध्या रेंज। विंध्या, मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, यहां पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये है, यहां मिलेगा आप लोगों को। ओके, उसके बाद में आप लोग देखोगे विंध्या रेंज यहां पर में है, कर्क रेखा के पास में, प्लस आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट देखिए यहां पर में, वेस्टर्न घाट। ओके, और दक्कन का पठार यहां नीचे में है। तो वेस्ट विंध्या पहाड़ियां सबसे पास में है। आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। 74% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाइए, मतलब उल्टा क्रम में लगाना है। अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से सभी लोग। उल्टे क्रम में लगाना है सभी लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहां पर मैं ऋग्वेद की, तो आपको बताया था कि ऋग्वेद की जो रचना है, ठीक है, इसकी रचना करीब 3,500 साल पहले हुई है। ठीक है, ईयर्स एगो। ओके, वर्ण व्यवस्था जो है फ्रेंड्स करीब 3,000 साल पहले आया था आप लोगों का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये करीब 2300 साल पहले हुई है। और उसके बाद में जो है गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म का जो इमर्जेंस है वो करीब 2500 साल पहले हुआ है। तो सबसे पास में कौन सा है हमारा? क्योंकि उल्टे क्रम में लगाना है आप लोगों ने, तो उल्टे क्रम में लगाना है अगर, तो सबसे पहले आप लोगों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो सी पहले आएगा आपका, फिर उसके बाद में आएगा डी, फिर उसके बाद में बी और फिर ए, बी और फिर ए, इस तरीके से आएगा आपका, है ना, उल्टे क्रम में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाया है 48% लोगों ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 48% लोगों ने तो भी कम से कम यहां पर में सही आंसर लगाया है। ऐसे ही आप लोग जो है धमाकेदार तरीके से देखते जाइए कि आप लोगों को कितना सही होता है, सीखते जाइए। दक्कन का पठार जो है फ्रेंड्स आपका बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव के कारण हुई है। तो दक्कन के पठार पर जो है बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। क्या ये पॉइंट सही है आपका? और दक्कन के पठार पर बेसाल्ट चट्टान जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की वजह से बनी है। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, यहां पर मैं देखिए ये ऑप्शन इधर साइड में दिया आप लोगों की, इधर में। ठीक है, 1 2 3 4। तो स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज फॉल्स। ठीक है, ए इज फॉल्स बट बी इज करेक्ट। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक्चुअल में जो है ना, ये दोनों के दोनों करेक्ट है आप लोगों के। दक्कन का पठार, ठीक है, दक्षिण में जो दक्कन का पठार है आप लोगों का, ये यहाँ पर में बेसाल्ट की चट्टानें आप लोगों की, बेसाल्टिक रॉक से बना है। और ये बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर में कहाँ से आई? यहाँ पर में ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ज्वालामुखी के फटने के कारण जो है, जो लावा वहां इकट्ठा हुआ था उसके कारण ये चट्टानें बनी थी। कितने प्रतिशत के खिलाफ कमजोर हो गया? हम किस शासक की बात कर रहे हैं? किसका भाई था? मिर्जा कामरान, जिसकी हरकतों के कारण, जिसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगान शासकों के खिलाफ वो कमजोर हो गया। कौन सा मुगल बादशाह था वो, जो जिसका भाई था मिर्जा कामरान? तो मिर्जा कामरान जो है फ्रेंड्स ये हुमायूं का भाई था, ये याद रखना है आप लोगों ने। हुमायूं का भाई, जिसके कारण हुमायूं जो है अफगान जो थे उस समय के सूरी वंश हो, चाहे जो दूसरे अफगान शासक हो, उनके खिलाफ कमजोर हो गया। काफी लंबे समय तक, 15 साल तक जो है इसको अपने शासन से छोड़कर बाहर भी रहना पड़ा था, क्योंकि उसका मिर्जा कामरान जो उसका भाई था, ठीक है, वही हमेशा इसके खिलाफ बगावत करता रहता था, अफगानों की मदद करता था। तो घर का भेदी लंका ढाई वाली बात थी। यहाँ पर में मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था और हुमायूं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचता रहता था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है? कौन सा वाला पैलियोलिथिक साइट है जो कि भारत के अंदर में है? जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत चलिए,
तो पूरा पाषाणिक स्थल है आप लोगों का। चिरांद जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में और 9 पाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम जो है ये 9 पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ 9 पाषाणिक स्थल है। ठीक है। हुंसगी नाम की जगह है कर्नाटक के अंदर में, ये पूरा पाषाणिक स्थल की जगह है, मतलब सबसे पुराना वाला जो समय काल था उसकी जगह है। चिरांद क्या है जल्दी बताओ, बुर्जहोम क्या है जल्दी बताओ, और मेहरगढ़ कौन सी वाली है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों ने आंसर फिर से करना है फ्रेंड्स। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, देखिए वेरी गुड। मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट है, बाकी की जो है साइट्स नियोलिथिक है। हुंसगी जो है आप लोगों की पूरा पाषाणिक स्थल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, ये हुंसगी आप लोगों को मिलेंगी कर्नाटक के अंदर में यहां पर। ओके चलिए, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की आकृति को जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। पृथ्वी, द शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। द पोल ऑफ अर्थ आर स्लाइटली फ्लैटेंड। ठीक है, पोल्स जो है पृथ्वी के थोड़े से चपटे हैं, और पृथ्वी जो है इसी वजह से जियोइड शेप की कहलाती है। जल्दी बताइए कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, और दो जो है वो रीजन है ए का। मतलब पृथ्वी को जियोइड क्यों कहा जाता है, ऐसे ही हमारा मन आया यहां पर में कि भाई क्या नाम रखे हमारी पृथ्वी का, राधाबाई, ठीक है, चंपाबाई, क्या नाम रखे हमारी पृथ्वी का, एक काम करते जियोइड रख देते इसके शेप का नाम। ऐसा किया कि हम लोगों ने नहीं, जियोइड इसका क्यों रखा हमने नाम, क्योंकि उसका शेप एक थोड़ा सा अलग है, वो पूरा परफेक्टली स्फीयर नहीं है। पोल के पास में चपटी है, और पोल ध्रुवों के पास में पोल आप लोगों के ध्रुवों के पास में चपटी है, और इक्वेटर के पास में उभरी हुई है, बलजी है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इसका नाम जियोइड पड़ा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी के कारण, ये दूसरा वाला जो रीजन है ना, इसी के कारण इसका नाम जियोइड पड़ा है। तो आंसर इसका होगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू, एंड 2 इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। इसका नाम जियोइड रखने का कारण क्या है, क्यों रखा हम लोगों ने इसका नाम जियोइड, क्योंकि ये ऐसे शेप का है, इसी वजह से। ओके याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर लगाया है यहां पर में? चलिए, बफरिंग का इशू कुछ लोग बता रहे हैं यहां पर में, एक बार देख लेंगे कि बफरिंग जो है वो आप लोगों की आ रही है क्या। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग देखिए, अश्वघोष जो एक पोएट था, किसके दरबार में, जिसने किसकी रचना की है। वाह क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, DSSB JEC का क्वेश्चन है आप लोगों का। अश्वघोष, 2 क्वेश्चन को एक ही साथ आ गया आप लोगों का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अश्वघोष जो है ये आपका जो है कनिष्क का दरबारी कवि था। ठीक है, कनिष्क का दरबारी कवि था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की है इसने। कनिष्क का दरबारी कवि था और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की रचना की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष, और बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक की इसने रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बुद्ध चरिता ये आपका सुपर टेट के अंदर में भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, आगे में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपको जो है स्टार्टिंग में मैंने बताया भी कि अशोका के शिलालेखों की रचना ब्राह्मी लिपि के अंदर में हुई थी, ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर में इसको पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे में कभी भी पूछे जाने की संभावना है। जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, जिससे कि हम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ पाए। अदरवाइज हम लोग नहीं पढ़ पाते, अगर जेम्स प्रिंसेप नहीं होते तो हम लोग वो लिपि को नहीं पढ़ पाते, ना ही अशोका के बारे में हमारे पास में इतनी सारी जानकारी अवेलेबल हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के 3 चरणों की विस्तृत जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा अभिलेख है जो जानकारी हम लोगों को देता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अशोका के बारे में आप लोगों को पता है, ब्राह्मी जो है अभिलेख के अंदर में अशोका ने बहुत सारी जो है चीजें लिखवाई है। समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान, ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, या इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, उसमें आपको मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखवाई थी हरिसेन ने। हरिसेन कौन था, ठीक है, हरिसेन कौन था समुद्रगुप्त का, बताओ। हरिसेन समुद्रगुप्त का कौन था, दरबारी कवि था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का हरिसेन। उसके दरबार में दरबारी कवि भी था, कुमार अमात्य भी था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री संधि विग्रही का भी था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने कि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट इसके पास में थी। तो ऑब्वियस सी बात है समुद्रगुप्त की तारीफों में लिखेगा ही वो बहुत सारी चीजें। ओके,
चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? तो आंसर यहां पर मैं मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंड्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूं सी आंसर लगा रहे हैं। आपको बता दूं फ्रेंड, दक्षिण नहीं उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सर रख के दफनाया जाता था। दिशा में क्यों कंफ्यूज हो गए आप सभी लोग? केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। यहां पर मैं आंसर जो है आप लोगों का साउथ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ रख के दफनाते थे। भूल गए कि राजू बेचारा मर गया आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि भाई जब भी मरता था तो नॉर्थ में सर रख के दफनाते थे, नॉर्थ डायरेक्शन में। बेचारा राजू मर गया तुम्हारे लिए और तुम लोग आंसर याद नहीं रख पाए। तो ओनली वन, केवल पहला वाला सही है। 14वें नंबर का आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब याद रहेगा हमेशा? अब हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों को? जल्दी बता दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के दफनाते थे इनाम गांव के अंदर में, घोड़ नदी के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा इनाम गांव है कहां पर में, कौन से राज्य में? एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो, महाराष्ट्र के अंदर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवाने अमीर कोही नाम से विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही, तो दीवान ए अमीर कोही नाम से डिपार्टमेंट की स्थापना की थी फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो आंसर यहां पर में मैक्सिमम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। सही आंसर और गलत आंसर भी दोनों तरफ से यहां पर में आ रहे हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी अपना एक नंबर जोड़ना। आप लोग बताइए यहां पर में दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था? क्या ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, ठीक है, किस चीज का डिपार्टमेंट था ये? तो ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था फ्रेंड्स, कृषि का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कृषि का विभाग था, कृषि विभाग। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही चलाया था। ओके, चरक किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे? चरक, ठीक है, चरक। चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, जिसमें उन्होंने हड्डियों की गणना की थी। गलत की थी गणना उन्होंने, लेकिन चलो ट्राई तो किया भाई ने। ट्राई के लिए यार फुल मार्क्स तो उनको मिलना ही चाहिए। तो याद रखेंगे चरक किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के थे। कनिष्क के दरबारी कवि का नाम था अश्वघोष और दरबारी चिकित्सक का नाम था चरक, ठीक है। तो कनिष्क के दरबारी कवि का नाम अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरितम नाम की पुस्तक लिखी, और चरक थे इनके दरबारी चिकित्सक, फिजिशियन, जो उनका इलाज करते थे। और चरक ने जो है फ्रेंड्स चरक संहिता लिखी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जियाउद्दीन बर्नी इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक है? ओके, जियाउद्दीन बर्नी इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक है? जल्दी बताइए आप सभी लोग। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है आप लोगों की, वो लिखी है तारीख है फिरोज शाही। ओके, तो तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की एक बहुत ही फेमस वाली पुस्तक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स फतवा ए जहांदरी नाम की एक पुस्तक है जो इन्होंने ही लिखी थी। फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, 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 ओके, फतवा ए जहांदरी और तारीख फिरोज शाही। बोलो जल्दी से, जिन लोगों का भी गलत हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं, यहां पर मैं सीखने के लिए तो आए हैं ना, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये जो फतवा जहांदरी है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो मुस्लिम शासक है उसको उसने कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ नसीहतें दी है। उसने बताया कि मुस्लिम शासकों ने कैसा होना चाहिए फतवा जहांदरी के अंदर में, और तारीख फिरोज शाही के अंदर में उसने फिरोज शाह के समय काल के बारे में जानकारी आप लोगों को दी है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फतवा जहांदरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों के लिए एक गाइडलाइंस के तौर पर यह काम करती थी पुस्तक, उस समय के बाद में नसीहत देता था ये उसके अंदर में राजाओं को नसीहत। ओके, और तारीख फिरोज शाही नाम की पुस्तक भी इसने ही लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का 18 नंबर का क्वेश्चन 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर आधारित आप लोगों की खिदमत में पेश है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन 1945, ठीक है, उसकी स्थापना के समय में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे? तो 1945 में स्थापना हुई थी। अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ या ना जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। आज के समय में प्रेजेंट में जो है फ्रेंड्स ये 193 कंट्रीज है इसमें, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय में केवल 51 मेंबर्स थे। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य है? जी हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना जब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तब भारत इसका सदस्य बना था। ओके, और इसकी जब स्थापना हो रही थी, जब इसकी मीटिंग्स चल रही थी, उस समय में भी यहाँ पर में जो है भारत इसका पार्ट था उस पूरी प्रक्रिया का, जब इसको बनाया जा रहा था। तो 51 नेशंस में भारत भी था, चाहे हम आजाद ना हुए हो, लेकिन फिर भी भारत इसका पार्ट था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेजेंट में 193 कंट्रीज है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर में 51 कंट्रीज थे इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतरों के बारे में सही कथन है? बताइए जल्दी से। देशांतर, लॉन्जिट्यूड, कल ही आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। लॉन्जिट्यूड के बारे में कौन सा वाला सही है आप लोगों का? ओके, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर के बारे में सही कथन है? द लेंथ इज लॉन्गेस्ट एट पोल, सबसे जो ज्यादा लंबाई है वो पोल के ऊपर में है। ठीक है, देशांतर की। इसके बाद में लेंथ इज द शॉर्टेस्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर में जो है लॉन्जिट्यूड की लंबाई सबसे कम होती है। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल लेंथ, सभी की लंबाई समान होती है। लेंथ रिड्यूसेस टुवर्ड्स द पोल। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात सुनो। लॉन्जिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल पे आकर खत्म हो जाते हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं, सेमी सर्कुलर, ठीक है, अर्धवृत्ताकार। तो ये इनका सभी का साइज बराबर होता है, साइज चेंज नहीं होता कभी भी। इन लोगों का साइज और लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। सारे के सारे पूरे 360 जो लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, सभी की लेंथ जो है ना, आप लोगों को याद रखना है कि सेम है। ठीक है, लेंथ सेम है सभी की, पूरे के पूरे जितने भी आपके लॉन्जिट्यूड है उन सभी की, देशांतरों की लंबाई समान है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 64% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे से ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो जितने भी आपके देशांतर है उन सभी की लंबाई जो है वो समान है, क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जा रहे हैं, सारे के सारे सेमी सर्कुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, गलत है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, आपसे इनकरेक्ट बोला है। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इज नोन एज रोटेशन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, अपने आप में ऐसा गोल गोल रानी इतना इतना पानी करके घूमती रहती है, उसको परिक्रमण कहते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है आपके, दोनों के दोनों उल्टा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। इसी वजह से आंसर सी हो जाएगा बोथ, क्योंकि आपसे तो गलत पूछा था, है ना, आप लोगों से ही पूछा है ना कि गलत कौन सा है, तो दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को आप परिक्रमण कहते हो, ये इसको परिक्रमण कहते हैं। और जो घूर्णन है ना, वो अपने आप जब धुरी पर घूमती है, खुद के अराउंड जब गोल गोल घूमती है, उसको घूर्णन या रोटेशन कहा जाता है। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। देखो, पृथ्वी अपने खुद का अराउंड घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, वो रोटेशन घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी जो सूरज के अराउंड घूम रही है उसको रिवोल्यूशन या फिर आप लोग परिक्रमण कहते हो। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, दोनों के दोनों जो है अपोजिट दिए हुए हैं, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। और गलत आपसे पूछा था, इसी वजह से एग्जाम में आप लोगों ने ध्यान से लगाना है आंसर को। गलत देखे नहीं, कोई बात नहीं अर्चना सिंह जी, अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, क्योंकि आप जो है जब आप ध्यान रखोगे तभी आप लोग इस तरीके से इसको कर पाओगे। प्रियंका कुमारी सिंह जी व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके ऊपर में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खादर, अच्छा जल्दी से बता देना 20 में से कितना नंबर आया था आप लोगों का, 20 में से कितना स्कोर आया है, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, खादर और भांगार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भंगार किस प्रकार की मिट्टी है, ये बताते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, काली मिट्टी, एल्यूवियल जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट, कौन से वाले मिट्टी का प्रकार है खादर और भंगार? तो खादर और भंगार ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। इसमें से कौन सी वाली पुरानी मिट्टी है, वाली नई मिट्टी है, ये भी बता दीजिए। अभी इतना खर्चा हो गया है तो जल्दी जल्दी बता दो कि कौन सी न्यू प्रकार की मिट्टी है, कौन सी जो है पुराने प्रकार की मिट्टी है। तो आपकी जो खादर है फ्रेंड्स ये न्यू है, नई वाली मिट्टी है, नई वाली जलोढ़ मिट्टी। और भांगर जो है आप लोगों की ओल्ड एलुवियल सॉइल है। दोनों के दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का खादर पुरानी वाली मिट्टी, भांगर जो है आप लोगों की न्यू वाली मिट्टी है एलुवियल सॉइल के प्रकार में। नेक्स्ट, लानोस, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ड, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग कोशिश कीजिए फ्रेंड्स यहां पर में कैसे आंसर लगाया जा सकता है। आप लोगों का यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज 2016 में आया था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कोशिश करना है आप लोगों ने कि इसका आंसर क्या होगा आपका। लानोस, ठीक है, लानोस आप याद रखिए फ्रेंड्स, वेनेजुएला में पाए जाते हैं।
वेनेजुएला। और वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की कंट्री। तो लानोस साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। वेल्ट जो है फ्रेंड्स वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो ए की जोड़ी 4 के साथ और डी की जोड़ी 2 के साथ, ए की जोड़ी 4 के साथ, डी की जोड़ी जो है 2 के साथ। तो 4 2, देखिए यहां 4 है, यहां 2 है, ठीक है, यहां 4 और 1 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता तीसरा वाला। 4 है और 2 है, ठीक है। तो आप लोगों का एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कोई नहीं लगाएगा अब, ठीक है। आपका देखिए यहां पर में जो 13% लोग लगा चुके हैं उनका गलत हो गया है। अब बाकी में देखेंगे यहां पर में फ्रेंड्स, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है आप लोगों के। सी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में, ठीक है। तो सी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक जगह पे लगी थी और ये क्लीन बोल्ड, आप लोगों का आंसर आपके सामने आ चुका है, क्लीन स्वीप, ओके। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका के लोग प्रेयर कर रहे हैं कि अगले जन्म हमें ड्रम चच्चा ना दीजो, अब आगे से कभी भी ट्रम्प को जिता के नहीं लाना है करके। तो प्रेरीज जो है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका की, प्रेयर कर रहे हैं वो लोग, प्रेरीज घास के मैदान, ओके। तो नॉर्थ अमेरिका में है, याद रखेंगे। स्टेपी जो है फ्रेंड्स वैसे तो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जाता है, इसी वजह से मैंने उससे एलिमिनेट नहीं किया आपका। स्टेपी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पाया जाता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप के अंदर में भी पाया जाता है, इस वजह से इसका आंसर आपका बी की जोड़ी 3 के साथ में लगेंगी, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? सभी लोगों ने आंसर करना है। 1750 लोग हो गए हैं, 250 की जरूरत है। और लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कि भाई पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, कांचीरे कांचीरे, ठीक है। तो कांचीपुरम आप लोगों का आंसर होने वाला है, पल्लवों की राजधानी। रायचूर दो आब, दो आब का मतलब क्या होता है? दो आब, ठीक है, आब मतलब पानी और दो आब मतलब दो पानी के बीच का एरिया। तो रायचूर दो आब, बताओ कौन से दो नदियों के बीच का इलाका है? रायचूर दो आब, ये भी क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे रायचूर दो आब कौन से दो नदियों के बीच का इलाका है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हो बढ़ रहा है ना आपका कॉन्फिडेंस, आप आंसर कर पा रहे हो, आप जब ऑप्शन देख रहे हो तो उसको भी बता पा रहे हो आप लोग कि क्या होगा। जैसे कृष्णा तुंगभद्रा की लाइन लगा दी है आप लोगों ने, ओके। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है, कृष्णा और तुंगभद्रा, तुंग, ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा की ही सहायक नदी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बाद में जाकर कृष्णा में ही मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में ये कांची आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, यहां पर में ये पल्लव लोगों की राजधानी थी। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्रिप्स मिशन भारत में आया कब था ये भी बता देना मुझे, ठीक है। क्रिप्स मिशन कौन से साल में भारत में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था ये बताएंगे आप सभी लोग, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भाई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर हिम्मत है तो ये भी बता दो कि उस समय में भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन आया था भारत के अंदर में मार्च, ठीक है, 1946 में, 1946 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। मार्च 1946 के अंदर में क्रिप्स मिशन भारत आया। उस समय में फ्रेंड्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, भारत की आजादी के समय में भी यही थे, इन्होंने ही भेजा था अपने मंत्रिमंडल, ठीक है। अच्छा, यहां पर में क्रिप्स मिशन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, क्रिप्स मिशन। तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन जो है आप लोगों का ये था 1942 का आप लोगों का, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 का, और उस समय में थे विंस्टन चर्चिल आप लोगों के, विंस्टन चर्चिल। अब मैं आपका यहां पर मैं दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर कर ही देता हूं, फिर से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगा, ठीक है। यहां पर मैं देखिए आप लोग सभी के सभी लोग, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, और कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, दोनों के दोनों पॉइंट में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन जो है वो आया था आप लोगों का 1942 के अंदर में। उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 में भारत की मदद मांगने के लिए, भारतीय लोगों की मदद मांगने के लिए जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे आप लोगों के, उनके नेतृत्व के अंदर में विंस्टन चर्चिल उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये भेजा था कि भारतीय लोगों को जाके मनाओ करके, ओके। कैबिनेट मिशन जो है ये आया आप लोगों का, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर में, और उस समय में सरकार बदल चुकी थी, विंस्टन चर्चिल की जगह पे क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर विंस्टन चर्चिल लगाना है हम लोगों ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। चलो
कोई नहीं फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग जो है दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ गए, लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। क्रिप्स मिशन बोला है आप लोगों से, 1942 में आया था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, क्लीमेंट एटली थे। अब मैंने एक बार बोल दिया है आप लोगों को कि भाई वायसराय भी बता देना करके, अब जब बोल दिया है तो बोल दिया है, जब बोल दिया है तो बोल दिया है, हम वो भी करेंगे फिर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है